नमस्कार दोस्तों अमेरिका पहले अगर कोई चीज कहता था तो शायद ही किसी देश की हिम्मत होती थी कि उसको मना कर दे। लेकिन अब चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद से बहुत से कंट्रीज का जो भरोसा है वो टूटता जा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे G20 का जो डिक्लेरेशन है, यूएस बॉयकॉट के बावजूद भी, यूएस ने इनफैक्ट वार्निंग भी दी, उसके बावजूद भी जो है ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6 नए बड़े इनिशिएटिव्स के लिए कहा। ये आप देख सकते हो खबर, G20 डिक्लेरेशन अडॉप्टेड डिस्पाइट यूएस अटेम्प्ट टू स्टॉप इट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी का क्या कहना था वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर अगर आप 2027 का यूपीएससी बैच लेना चाहते हैं, इस समय प्राइस स्लैश चल रहा है, भारी डिस्काउंट मिल रही है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो जो भी आप फी पे करोगे वो भी आपका रिफंड कर दिया जाता है। तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और हमारा नया बैच 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 2025 का जो G20 समिट है वो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। 3 दिन तक का ये पूरा समिट चला था। आप देख सकते हो यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ये कंट्री आप देख रहे हो, और स्पेशली क्योंकि ये न्यूज़ में है तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो बॉर्डर्स वगैरह हैं, कौन से देश के साथ सटते हैं, वो ध्यान रखिएगा। नमीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, मोजाम्बिक हो गया, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आपको, लिसोतो, ये कंप्लीटली साउथ अफ्रीका के अंडर में आता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप देखिए तो ये जोहानिसबर्ग आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर ये पर्टिकुलर समिट हुई थी 22-23 नवंबर को। and it became one of the most geopolitically significant G20 meetings in recent years। क्योंकि सबसे बड़ा कारण था कि ये पहला G20 समिट था जो अफ्रीका में हुआ है। ये पहली बार हुआ, जैसे भारत में अभी 2 साल पहले भी हुआ था, आपको याद होगा। और जो होस्ट कंट्री है उसने 122 पॉइंट्स लीडर्स डिक्लेरेशन, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, एक एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली 122 पॉइंट्स लीडर्स डिक्लेरेशन न्यूज में था। ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली जो G20 समिट में जोहानिसबर्ग में अडॉप्ट किया गया वही है ये। एंड इट इज डिस्पाइट द अमेरिकाज बॉयकॉट टू द समिट। और यहां पर जिस तरह से वो अपोज कर रहा था डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिस तरह से उसने कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया अमेरिका ने, उसके बावजूद भी ये चीजें अडॉप्ट की गई हैं। और ये जो डिक्लेरेशन है, इट इज अनयूजुअली, क्योंकि पहली बार क्या हुआ है कि समिट के स्टार्टिंग में ही अडॉप्ट कर लिया गया था। अच्छा, ये जो समिट है आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में बड़ा शिफ्ट है, जहां पर जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उसके ऊपर अब फोकस किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी G20 के लीडर्स हैं एक साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने इसको बॉयकॉट कर दिया, उनके लीडर जो हैं वो इस समिट के अंदर मौजूद नहीं हैं। खैर, यहां पर अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि यूएस ने इसको बॉयकॉट क्यों किया। देखो, ऑफिशियल जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, 2 चीजें होती हैं। जियो पॉलिटिक्स में अक्सर आप देखोगे जो सामने दिखाया जाता है और जो पीछे हो रही होती है चीजें। सामने जो दिखाया गया, जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिया गया बॉयकॉट का, वो ये है कि अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। किसके खिलाफ? जो अफ्रीकनर माइनॉरिटी हैं, जो वाइट अफ्रीकनर माइनॉरिटी हैं, उसका वॉयलेशन हो रहा है। इसीलिए ट्रंप ने इसको बॉयकॉट किया है। यहां पर आरोप यह है कि रेशियल परसिक्यूशन किया जा रहा है, जो कि साउथ अफ्रीका ने कंप्लीटली डिनाई किया है, कहा है कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि स्पेशली जो वाइट अफ्रीकनर हैं उन्हीं के साथ हो रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि रियल पॉलिटिकल रीजन क्या है, रियल जियो स्ट्रैटेजिक रीजन क्या है। देखो, एक तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में चीजें बताई गई उसके हिसाब से यूएस ऑब्जेक्ट करना चाह रहा था कि जो इस समिट के अंदर ग्लोबल साउथ सेंट्रिक थीम है। देखो, अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा पैटर्न है ना, वो क्लाइमेट चेंज पर भरोसा नहीं करते। वो सबको साथ में लेकर, जो कहते हैं ना डाइवर्सिटी, इक्विटी, ये सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, तो उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ें होती नहीं हैं। तो यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्लाइमेट जस्टिस, डेट रिलीफ, मिनरल वैल्यू एडिशन, तो ये सारी चीज़ों को एक प्रकार से हटाना चाह रहे थे, उसको रिजेक्ट करना चाह रहे थे ट्रंप, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार के समिट पे इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा था। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से
डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने इसको बॉयकॉट किया। और यूएस ने साउथ अफ्रीका पर प्रेशर भी डाला कि मेरे बिना कोई भी डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो बॉयकॉट है, इट इज़ एक्चुअली ट्रंप का अगर आप पैटर्न देखो कि वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म को किस तरह से इज्जत नहीं देते हैं, इस तरह से रिजेक्ट करते हैं, तो उसी का एक पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका नतीजा यही हुआ, डिप्लोमेटिक फॉलआउट। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्हाइट हाउस गए थे, किस तरह से यहाँ पर एक डांटा है ट्रंप ने, जिस तरह से मीडिया के सामने, जैसे जेलेंस्की के साथ किया, कुछ उसी प्रकार का सीन आपको साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ भी देखने को मिलेगा। तो साउथ अफ्रीका ने यूएस के ऊपर आरोप लगाया कि वो समिट को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए एक साफ साफ पब्लिक रिफ्ट जो है दोनों देशों के बीच में देखने को मिला। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिक्लेरेशन है उसको कैसे अडॉप्ट किया गया। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जो G20 का डिक्लेरेशन है वो लीडर लेवल का जो नेगोशिएशंस है वो हो जाता है, तब इसको अडॉप्ट किया जाता है। जैसे भारत में भी हुआ था, नई दिल्ली में जो समिट हुआ। लेकिन जोहान्सबर्ग में क्या हुआ कि समिट के स्टार्टिंग में ही पहले जो डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट किया गया, एंड इट वाज ड्राफ्टेड एंटायरली विदाउट यूएस पार्टिसिपेशन। कोई भी यूएस का मेंबर वहां पर नहीं था। तो साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया इट कैन नॉट बी रीनेगोशिएटेड। साउथ अफ्रीका ने साफ साफ कह दिया, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो हम अडॉप्ट करना चाहते हैं उसको रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, चाहे वो यूएस अडॉप्ट करे, बॉयकॉट करे, चाहे जो करे। अब क्वेश्चन ये है कि किसने किसने सपोर्ट किया, किसने अपोज किया। देखो, डिक्लेरेशन बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट सभी G20 मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने थोड़ा सा वो अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया, एंडोर्स नहीं किया बेसिकली, लेकिन बाकी सभी G20 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, एंड द रिमेनिंग मेंबर्स प्रोसीडेड विथ अडॉप्शन एनी हाउ। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मेन थीम क्या थे। देखो, वैसे तो 122 पॉइंट का डिक्लेरेशन है, लेकिन मेनली आपको देखने को मिलेगा जैसे क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी बोला गया, मतलब बहुत स्ट्रांग शब्दों का इस्तेमाल किया गया क्लाइमेट अर्जेंसी पर। बोला गया कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को जल्द से जल्द और ज़्यादा अडॉप्ट करने की जरूरत है। फिर दूसरा है डेट रिलीफ को लेकर, क्या है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसके ऊपर कर्ज का बहुत ज़्यादा भार हो गया है, तो उसको कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए, ये अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहता रहा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो उसको सुलझाया जाए। दूसरा, यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर आपने रिसेंटली देखा कैसे चाइना एक प्रकार से सारा का सारा जो सप्लाई है सब अपने अंडर में ही करने की कोशिश कर रहा है। अचानक से एक बड़ा झटका लग रहा है पूरी दुनिया को। तो इसलिए जो मेजर अफ्रीकन प्रायोरिटी है, अगर आप देखोगे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो यहाँ पर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, कोबाल्ट, लिथियम, मैग्नीज, निकल, ये सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। क्या है कि दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है अफ्रीका को, वहाँ से जो रॉ मटेरियल है उसको बस निकाला है, और सस्ते में मिल जाता है आपको रॉ मटेरियल, और डेवलप कंट्रीज में ले जाकर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, सब कुछ अपने अंडर में रखा जाता है, जिसकी वजह से अफ्रीका को जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो अब ये बोला गया है कि जो वैल्यू चेन है ना एक प्रकार से रॉ मटेरियल्स का, जो क्रिटिकल मिनरल्स का, उसको बढ़ाने की जरूरत है। प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग वो अफ्रीका में ही हो, ताकि वहाँ के लोगों का भलाई हो सके। फिर नेक्स्ट एक और जो इंपॉर्टेंट थीम था वो था ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को लेकर, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक को और ज़्यादा हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। स्ट्रांग पुश उसके लिए किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बोला गया कि ये एक्चुअल में आज के डेट की जो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उसको नहीं दिखाते हैं। फिर इसके अलावा इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस एंड सोशल जस्टिस, इसके ऊपर एम्फसाइज किया। पीस एंड सिक्योरिटी, जो टेररिज्म है इन ऑल फॉर्म, उसको कंडेम किया गया। और फूड सिक्योरिटी अगेन हाईलाइट किया गया कि कैसे क्लाइमेट वल्नरेबल जो रीजन्स हैं वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, यहाँ पर रिजिलेंट एग्रीकल्चर सिस्टम को हमें अपनाने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इन जैसे देशों के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हाईलाइट किया गया है, जो कि अगेन अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आया। इसी बीच क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोले तो उन्होंने अपनी तरफ से 6 नए इनिशिएटिव्स इसका प्रपोजल दिया, बड़े इनिशिएटिव का। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज रेपोजिटरी के बारे में बताया कि दुनिया भर में इतने सारे ट्रेडिशनल विजडम है, जैसे भारत में भी हम योग की बात करते हैं, होम्योपैथी की बात करते हैं, इतने सारे हैं, राइट। तो क्यों ना हम उसको प्रिजर्व करें ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उससे बेनिफिट उठा सके, ये खत्म ना हो जाए। कल्चरल डिप्लोमेसी, सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। फिर दूसरा, अफ्रीका के अंदर स्किल मल्टीप्लायर की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 1 मिलियन
ट्रेन किया जाएगा। बेसिकली ट्रेनर्स क्रिएट किए जाएंगे अफ्रीका के अंदर 1 मिलियन 10 लाख, ताकि वो जो 10 लाख हैं वो बाकी के और 1 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। तो इससे स्किल मल्टीप्लायर होगा, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। फिर इसके अलावा हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, जिस तरह से पैंडेमिक हमने देखा अभी कुछ साल पहले, तो यहाँ पर इस तरह का कभी सिचुएशन आए तो क्राइसिस रैपिड रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि दुनिया जिस तरह से सफ़र की थी पहले, वो फिर से दोबारा ना हो। इसके अलावा ड्रग टेरर नेक्सस इनिशिएटिव के बारे में उन्होंने बात किया कि जो फंडिंग चेन है ड्रग टेरर नेक्सस का, इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ को इससे ज़्यादा फायदा होगा। फिर सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप के बारे में बात किया कि जो स्पेस डेटा है वो हमें सभी के साथ शेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, क्लाइमेट हो, डिजास्टर बेनिफिट हो। फिर क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी के बारे में भी पीएम मोदी ने बात किया कि अर्बन माइनिंग, रिसाइकलिंग, इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल वे में हम माइनिंग कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट 6 इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया, जिसको बोला गया कि अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो इससे ऑल राउंड जो ग्रोथ है दुनिया भर में वो अचीव हो सकेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत का जो सिविलाइजेशनल वैल्यू है वो किस तरह से वे फॉरवर्ड ऑफर करता है उसके बारे में यहाँ पर बात किया है। तो क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर लास्ट में यही आता है कि ये जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया विदाउट यूएस, ये क्यों इतना ज़्यादा मायने रखता है। सबसे पहला है कि पहली बार G20 अमेरिकन पार्टिसिपेशन के बिना फंक्शन किया, और फंक्शन ही नहीं किया, इसको अप्रूव भी किया। बाकी की जो मेंबर्स हैं इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, विलिंगनेस दिखाई कि देखो हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं डिस्पाइट अगर कोई मेजर पावर उससे डिसएग्री करता है। एंड ये एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा मल्टीपोलर डिसीजन मेकिंग में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक आध जो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा पावरफुल हैं दुनिया में वही यहाँ पर चीज़ों को डिसाइड करें। फिर ग्लोबल साउथ को एम्पावरमेंट मिलेगा। जो अफ्रीका की प्रेसिडेंसी है, इससे जो वेस्टर्न डोमिनेटेड डिस्कशन था ना आज तक, जो हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी डिस्कशन में उसी को पुश किया जाता था, तो उसके बजाय डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यूज को यहाँ पर उठाया गया। और यहाँ पर जो लेजिटिमेसी है उसके बारे में भी सवाल उठ रहा है। देखो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि G20 नॉर्मली कंसेंसस से काम करता है, लेकिन यूएस का एब्सेंस होना, अगर आप यूएस को पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है यूएस, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें अडॉप्ट की जा रही हैं क्या एक्चुअल में यूएस उसको इंप्लीमेंट करेगा, कैसे चीज़ें हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल उठता है। और आगे फ्यूचर में G20 का डायनामिक्स कैसा होगा इसको लेकर भी कई सवाल है कि अब मैं आपको बता दूं अगले साल 2026 में यूएस जो है इसको होस्ट करने वाला है G20 को। तो कई सारे अभी टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कौन सा एजेंडा सेट होगा, क्या जो जोहान्सबर्ग इनिशिएटिव लाया गया उसको कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं, किस तरह का टोन होगा ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप तो प्रेसिडेंट रहेंगे, तो देखना होगा उस समय क्या चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ बदल सकता है। बट आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट खबर आई थी यहाँ पर आपको सब कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो G20 से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप 2027 का लॉन्ग टर्म बैच यूपीएससी का लेना चाहते हैं, ये डेफिनेटली आप ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232393। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।